हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर से पूछा ही जाता है और इससे एक डेरिवेशन और पूछा जाता है अवतल दर्पण के लिए, जिसको ये है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, एक होता है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी 5 नंबर देख कर ही जाता है। और ये अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद जब जो लेंस मेकर का सूत्र होता है तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो आओ हम पढ़ते हैं सबसे पहले उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी लोग को हम बताएंगे। और अगर ये कंप्लीट कर ले, मान लो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर कंफर्म हो गए हैं हमारे, तो हम सबसे पहले एक बनाते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ और हमको पता ही है उत्तल का मतलब होता है उथला हुआ वह पृष्ठ जिनमें परावर्तन कहाँ से हो, उथले हुए तल से हो, उसे क्या कहते हैं उत्तल, उसे कहते हैं उत्तल। तो हमें उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाना है। तो सबसे पहले हम एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बना रहे हैं। ये हमारा हो गया एक प्रकार का उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो कोई भी गोलीय पृष्ठ होता तो उसका जैसे उत्तल दर्पण हो या लेंस हो तो उसका एक मुख्य ध्रुव होता है। तो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का मुख्य ध्रुव यहां मान लें कितना है, P है। यह मुख्य ध्रुव P है। इसे मान लो T1, तो इसे मान लो T2, इसे मान लो T2। मतलब T1PS वाला एक अपवर्तक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो यहां पर ऐसे ये बिंदु हो गया हमारा P। तो ये किसी गोले का ही तो भाग है, ये एक हमारे गोले का भाग है। तो गोले में एक केंद्र होता तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहां पर हमारा ये हो गया वक्रता केंद्र। ये जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र कितना हुआ, C। इस रेखा को हम आगे बढ़ा दें, इस रेखा को जब हम आगे बढ़ा दें तो इसे ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब इनमें हम क्या लिख लें कि माना T1P T2, T1P T2 उत्तल गोलीय पृष्ठ वाला एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, वह पृष्ठ जिससे अपवर्तन की प्रक्रिया होती है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यही तो अपवर्तन होगा, यहाँ से कोई प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इनका अपवर्तन। तो इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो माना T1P T2 उत्तल गोलीय पृष्ठ वाला एक अपवर्तक पृष्ठ है। जो इधर वाला माध्यम है इस माध्यम को हम माने हैं विरल माध्यम, और जो ये माध्यम है इस माध्यम को हम मान लिए सघन माध्यम। इस माध्यम को हम मान लिए सघन माध्यम। तो हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है। मान लें इस विरल माध्यम मान लें का अपवर्तनांक है हमारा N1, तो इसका हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा N2। इसका अपवर्तनांक हो गया N2, माना ये हो गया। तो ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये विरल N1 विरल माध्यम वाले तथा N2 सघन माध्यम वाले पृष्ठ को पृथक करता है, मतलब अलग करता है। जो N1 अपवर्तनांक वाले N1 अपवर्तनांक व N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है। मतलब पृथक करना मतलब दो भागों में कर रहा है। इधर हो गया हमारा सघन माध्यम, इधर हो गया विरल माध्यम। सघन वाले भाग माध्यम का अपवर्तनांक N1 हुआ और विरल वाले का हो गया N2। तो अगर कोई भी गोलीय पृष्ठ होता है, दर्पण हो या पृष्ठ हो, तो अगर वहां पर हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो उस पृष्ठ पर दो प्रकाश किरणों को हम आपतित करते हैं, दो प्रकाश को आपतित करते हैं।
तो हम मान लें कि ये गोलीय पृष्ठ था, तो ये इसका मुख अक्ष हुआ, ये हो गया मुख अक्ष। तो हम यहाँ पर एक मुख अक्ष पर स्थित एक बिंब O की कल्पना करते हैं, जो दर्पण हो चाहे पृष्ठ हो, उससे कुछ दूरी पर जो वस्तु रखे होते उसे हम कहते हैं बिंब। तो ये हम मान लेंगे बिंब कौन है, O है, ये हमारा बिंब O हुआ। बिंब O से दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं, एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं, इस पृष्ठ पर एक किरण आपतित किए, तो ये देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसके बाद ये ऐसे ही वापस चले आएगी। क्योंकि देखो अगर हमारा हुआ साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है n, ये हमारी आपतित किरण ये दर्पण इस पृष्ठ पर जब आपतित किए तो इधर ही वापस चली आई। क्योंकि जब अगर यहाँ पर ये प्रकाश आपतित किए तो यहाँ पर इसका बन जाएगा आतन बिंदु, जो ये हमारा हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा इसका आतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को, आपतन बिंदु जैसे हमारा ये गोलीय पृष्ठ हुआ, तो इसका एक केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र को आतन बिंदु से मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो इसके लिए अभिलंब ये हो जाएगा, तो यहाँ अभिलंब के साथ ये जो आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण जीरो कोण बनाती है, तो इसके बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली आएगी, पुनः इसी माध्यम में वापस चली आएगी। इसके बाद हम एक दूसरी किरण इस पर आपतित करते हैं, दूसरी किरण आपतित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस किरण को एक दूसरे, क्योंकि दो किरणों को हमको यहाँ आपतित करना ही पड़ेगा, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण हो गई हमारी। तो ये हमारी आपतित किरण। अब ये किरण चूंकि हम क्या करवा रहे हैं, अपवर्तन, जो हम अपवर्तन करवा रहे हैं, तो इस किरण को इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। क्योंकि ये किरण ऐसे डाल तो ये किरण ऐसे सीधी चली जाएगी। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम यहाँ पर इसे प्रकाश किरण डालें तो यहाँ पर इसका आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हुआ। तो ये किरण तो ऐसे जा रही थी, तो हम जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ अभिलंब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब, उसे कहते हैं अभिलंब। ये हुआ हमारा आपतन बिंदु। इस गोलीय पृष्ठ का ये क्या हुआ, केंद्र। तो इस केंद्र से जो रेखा मिलाते हैं उसे ही हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो हम जानते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई कुछ इधर चली जाएगी, इधर चली गई। तो इस किरण को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आगे बढ़ा दिए तो ये देख रहे ये प्रकाश किरण जो डाल रहे हैं यहाँ पर मिल रही है, तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। आई मतलब इमेज, आई मतलब इमेज। तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। ये हमारी कौन सी किरण हुई, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। एक बात जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आई कहते हैं। तो ये देखो हमारा अभिलंब हुआ और ये हुई हमारी आपतित किरण, तो यहाँ पर कोण क्या बन गया, आई, ये बन गया हुई। ये हमारी अपवर्तित किरण हुई और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। तो हम जानते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आर। तो ये हमारा कोण क्या हो गया, आर। ये हमारा कोण हो गया आर, ये हमारा हो गया। यहाँ पर इस कोण को हम मान लेते हैं अल्फा है, यहाँ पर इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा है, और इस कोण को हम मान लेते हैं गामा है, इस कोण को मान लेते हैं गामा। इस परावर्तन अपवर्तन कोण को हम क्या मान लेते हैं, आर है। अच्छा बात समझ में आ गई। देखो ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारा अभिलंब हुआ। ये किरण जाना चाहिए था इधर, लेकिन जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक गई। हम एक बात जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण कितना हुआ, आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, वो क्या हो गया, आर। तो ये हमारा हो गया, ये आर हो गया, ठीक।
तो इतनी बात अच्छे समझ में आ गई कि आतन कोण क्या हुआ, अभिलंब क्या हुआ, परावर्तित किरण क्या है, आतन बिंदु, ये सब समझ में आ गया। इस कोण को अल्फा मान लें, इसको मान लें बीटा, इसको मान लें गामा। अब हमें सूत्र का निगमन करना तो हमें पता है, अतः स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल का नियम जो हमारा कहता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर n/1 हुआ। n/1 ये 2/1 क्यों हुआ, देखो टू जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक पहले, जिस माध्यम से आ रहे हैं उसका अपवर्तनांक बाद में। देखो हम जा रहे हैं किसमें, दूसरे में, किससे जा रहे हैं, पहले से, इसलिए पहले दूसरे का, इसके बाद पहले का, मतलब हम इसे कह सकते हैं n2/n1, n2/n1। तो हमारा हो गया साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर n1/n2, n1/n2। हम जानते हैं इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे, तो n2 साइन आई और इनका गुणा इनसे n साइन आर हो गया, साइन आर हो गया। ये हमारा आ गया n2 साइन आई, n2 साइन आई, इनका गुणा इनसे कर दो n1 साइन आर, n1 साइन आर। अब इतना हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर हम एक बात जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि अगर हम साइन का मान यहाँ रखें तो लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण, और इसमें अगर हम ऐसे एक रेखा खींच दे, ये पाइथागोरस प्रमेय, तो ये एक अगर खींच दिए, इससे हम क्या मान लिए m, इसे मान लिए m, इस वाले को हम मान लेते हैं कि ये है n, ये क्या है n मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हुए कण, तो इस कण से मतलब नहीं है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना भैया कि यदि थीटा छोटा है, तो यदि थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देंगे, साइन थीटा को थीटा, अर्थात अगर हमारा साइन आई है तो इसे क्या लिख सकते हैं आई, और अगर साइन आर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आर। यदि थीटा छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को साइन आर, और थीटा छोटा है तो अगर थीटा है तो उसे हम टैन थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हम बदलाव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कण से मतलब नहीं है, हम यहाँ साइन हटाना चाहते हैं, साइन हटाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए n2, हम एक बात बता चुके हैं कि यदि थीटा होगा तो साइन थीटा थीटा लिख देंगे, अर्थात साइन आई है तो क्या लिख देंगे आई। तो यहाँ साइन आई दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं आई, और यहाँ n1 है, यहाँ r दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा r। ये हमारा हो गया आई आर, आई आर में इसलिए बदल दिए हैं क्योंकि आई आर बन गया। अब हम यहाँ अगर पाइथागोरस भी लगाएंगे तो लंब बटे कण होगा, कण से मतलब है नहीं, तो हम इनको बदलेंगे अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो भैया एक बात ये ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज बना है तो एक अंदर बना है एक बाहर, जैसे यहाँ पर ए बना है, यहाँ पर बी बना है कोण, और यहाँ पर एक कोण बन गया सी, हमारा यहाँ पर एक कोण बन गया सी। तो जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। जैसे बाहर वाला कोण कितना है सी, तो सी जो होगा अंदर वाले कोण के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो जैसे हम आई का मान निकालें तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक त्रिभुज देखे कोई, जब आई का मान निकालना है तो हम एक त्रिभुज ये देख रहे हैं, इस त्रिभुज में आई बाहर है और अल्फा और बीटा कहाँ है अंदर, अल्फा बीटा अंदर। जैसे एक त्रिभुज ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये वाला है ना, तो यहाँ पर आई कहाँ है बाहर और अल्फा बीटा अंदर है। तो हम जानते हैं कि वो देखो लिखा ही चुके हैं कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले कोण के बराबर होता है, अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। मतलब हम आई वाला बाहर वाला कोण हो, जब ये त्रिभुज लगा रहे थे ये वाला इसमें, तो यहाँ अल्फा बीटा अंदर है आई बाहर है, तो हम आई की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद हम आर का मान निकालना चाहें तो देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जहां आर आ रहा है ये,
तो यहाँ पर बीटा बाहर है और आर और गामा अंदर है। बीटा बाहर और आर गामा अंदर है, मतलब हम बीटा बराबर क्या ले सकते हैं, आर प्लस गामा। ये बात अच्छे से समझ रहे हो जी, क्या बताइए। तो यहां से हम अगर आर का मान निकालें तो गामा इधर चला जाएगा, तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। तो इन दोनों का मान यहां पर आराम से पुट कर दिया जाए। पहले N2 आई का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा। N1 आर का मान कितना है, बीटा माइनस गामा। अंदर गुणा कर दिया जाए तो N2 अल्फा प्लस N2 बीटा। इनमें अंदर गुणा करा तो N1 बीटा, अंदर गुणा करा N1 गामा। तो हम एक बात अभी बता चुके, यदि थीटा छोटा है तो थीटा को साइन थीटा ले सकते हैं, थीटा को टैन थीटा ले सकते हैं, थीटा को टैन थीटा। तो यहाँ पर अगर ये हमारा हुआ N2, अल्फा को हम क्या ले सकते हैं, टैन अल्फा को टैन अल्फा, N2 बीटा को हम टैन बीटा। देखो N2 अल्फा को टैन अल्फा प्लस N2 बीटा को टैन बीटा बराबर N1 बीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं टैन बीटा प्लस, ये माइनस लगा है तो यहाँ लगा दो माइनस, N1 गामा है तो इसे टैन गामा इतना लिख सकते हैं। अब हम यहाँ टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा टैन अल्फा बीटा और गामा का मान रखें। तो अगर यहां से देखें, पहले एक का टैन अल्फा का मान निकाले, तो अल्फा के लिए कोण ये हुआ। तो अगर देखा जाए यहां पर हम निकालना चाहते हैं टैन अल्फा का मान, हम जानते हैं जो टैन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो अगर हम यहाँ टैन अल्फा लगाएंगे तो इसके लिए लंब कौन हो गया, mn, लंब हो गया mn। अल्फा यहाँ है तो लंब हो गया हमारा mn, जबकि आधार क्या हो गया, om, आधार हो गया om। अगर उसी प्रकार हम क्या निकाल रहे टैन बीटा, तो टैन बीटा यहाँ हो गया। अगर इस त्रिभुज में देखें तो इसके लिए यहाँ टैन बीटा निकाल रहे हैं तो ये हुआ ना, तो इसके लिए लंब ये हो गया mn, लंब हो गया mn, ये हमारा हो गया लंब mn हो गया। और जबकि आधार क्या हो गया, cm, आधार cm हो गया। इसके बाद हम क्या निकाल रहे टैन गामा। तो जब टैन गामा ये हुआ तो इसके लिए देखो हमेशा जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो समकोण त्रिभुज पे लगती है। तो आप सोचोगे कि ये त्रिभुज क्यों नहीं ले लेते कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, और जो लंब कण आधार हम सब समकोण त्रिभुज लगती है। तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, तो यहाँ पर गामा इसे माने हैं तो ये त्रिभुज होगा, तो गामा के साथ से ये गामा हुआ, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा mn, ये हमारा लंब mn हो गया। लेकिन आधार कितना हो जाएगा mi। तो ये पूरा हमारा अल्फा बीटा और गामा का मान निकल चुका है। इन सब का मान यहाँ पर आराम से पुट कर दिया जाए। तो ये क्या हुआ N2 टैन अल्फा का मान कितना निकाल चुके हैं, mn बटे om। इसके बाद क्या लिखा है N2 टैन बीटा का वहां से मान कितना निकालने हैं, mn बटे cm बराबर N1 टैन बीटा का मान कितना निकल चुका है, mn बटे cm माइनस N1 टैन गामा का मान निकाल कितना चुके हैं, mn बटे mi। देख रहे हो mn सब जगह ऊपर, यहाँ mn, यहाँ mn, यहाँ mn और mn, तो सब जगह mn कॉमन हो जाएगा। तो mn से mn सब क्या हो जाएगा कैंसिल, ये mn सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये अब mn क्या हो जाएंगे कैंसिल कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर हमारा बचा कितना N2 बटे om प्लस N2 बटे cm N1 बटे cm
और N1 बटे MI, MI, M1 बटे MI। तो भैया यहाँ पर हम सबसे पहले OM का मान निकालें, CM का मान निकालें, CM और MI। देखो अगर कभी भी दर्पण हो चाहे पृष्ठ लेंस हो, हमेशा दूरियां ध्रुव से ही नापते हैं। ये हमारा ध्रुव हुआ, ध्रुव से ही नापते हैं। तो जो M हो P के बहुत ही पास में होता है, M P के बहुत ही पास में होता है, तो जो हमारा OM है क्या है, OM, तो OM को हम OP लिख सकते हैं, OP, क्योंकि M और P बहुत ही नजदीक में होते हैं और हमें दूरी कहाँ नापनी है, ध्रुव से P से, इसीलिए M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P, चूंकि बहुत नजदीक होते हैं तो OM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस N2। CM के जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP, क्योंकि M P के नजदीक है तो CP N1, यहाँ भी लिख सकते हैं CP N1, यहाँ हम लिख सकते हैं PI। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूरियां हमेशा ध्रुव से नापते हैं। जैसे ये MI था तो ये MP के बहुत पास में होता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, PI। तो हमें सबसे पहले ये सब दूरियां पता होनी चाहिए। तो देखो हम इन दूरियों को हम यहाँ निकाल रहे हैं। जैसे देखा जाए OP, O क्या हुआ, बिंब, और ये क्या हुआ, ध्रुव। तो हम जानते हैं बिंब कहो या वस्तु कहो, बिंब कहो या वस्तु, तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से। वस्तु से बिंब के बीच की दूरी, देखो ये जैसे वस्तु है तो वस्तु की या बिंब कह दो कि ध्रुवों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं, U से। और जो इधर वाली होती है सारी प्लस में लिखी जाती है और इधर वाली दूरियां माइनस में। तो ये इधर है तो U कैसा हो जाएगा, माइनस में। इसके बाद कौन है, CP, CP। केंद्र से ध्रुवों के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता किससे लिख देंगे, R, और ये इधर है तो इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, प्लस। इसके बाद हमारा क्या हुआ, PI, PI, P ध्रुव हुआ, I क्या है, बिंब, I क्या है, बिंब। तो ये पता होना चाहिए कि ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम हमेशा किससे लिखते हैं, B से लिखते हैं। अब ये सारे मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो देखो ये क्या हो गया हमारा, N2 OP का मान कितना है, माइनस का U प्लस N2 CP का मान हमारा क्या हुआ, R, CP का मान R, N1 CP का मान हमारा हुआ R। देखो U हमेशा माइनस में और बाकी इधर सब है इसलिए सब प्लस में हो जाएंगे, माइनस N1 PI का मान कितना है, B, PI का मान B। तो ये हमारा हुआ। अब इसको चाहे इतने पर ही रोक दो और नहीं तो हम जानते हैं कि R को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो ये माइनस में है, इस तरफ आएगा ये कैसा हो जाएगा, प्लस में, N1 बटे B, ये प्लस में हो गया। ये माइनस में लिखा था तो इसे N2U माइनस ऊपर लगा दो बराबर, यहाँ था N1 R, ये प्लस में था, इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस में, N2R। ये हमारा हुआ इसके लिए सूत्र। इस सूत्र को और अच्छे से लिखना चाहते हो चाहे वहीं पर रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। N2 बटे U, नीचे दोनों में R है तो R कॉमन ले सकते हो, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2। ये हमारा हुआ उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे ये लेंस मेकर का सूत्र लगवाएंगे। लेंस मेकर का जब सूत्र स्थापित करेंगे तो ये बताएंगे पहले। तो पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। तो जैसे अब एक बार फिर से समझ लें। देखो हमें बनाना था एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हम एक बना लिए उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। तो अगर कभी भी कोई पृष्ठ हो या दर्पण हो तो उस पर अगर प्रतिबिंब बनाना है तो हमेशा दो किरणें आतित करते हैं। तो हम वही लिखे, देखो पहले लिखे माना T1 P T2, T1 यहाँ माने था T1 P T2 एक अपवर्तक गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ वाला एक अपवर्तक पृष्ठ था। अपवर्तक पृष्ठ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से अपवर्तन देखेंगे इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। वह पृष्ठ जिससे अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यह अपवर्तक पृष्ठ था।
जो N1 अपवर्तनांक व N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है अर्थात अलग करता है। देखो एक माध्यम N1 सघन विरल वाला हुआ, N2 सघन वाला है, इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग ही तो कर रहा है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो हम एक, देखो जब प्रतिबिंब बनाना तो दो किरण आपतित करते हैं। यहाँ माने एक बिंब वो बिंदु आकार का है, बिंब कहो चाहे वस्तु, बिंब होता है दर्पण से वस्तु, ये तो बता ही चुके हैं। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण इसे पृष्ठ पर आपतित किए, जो अपवर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, क्योंकि आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ आई भी, तो इसी माध्यम से सीधे वापस चली जाएगी, उधर ही चली जाएगी। इसके बाद हम दूसरी किरण यहाँ पर आपतित कर रहे हैं। ये आपतित किरण यहाँ पर इस पृष्ठ के इस बिंदु पर डाल रहे हैं। तो अब ये जानी चाहिए सीधे, क्योंकि हम अपवर्तन कर रहे हैं, सीधे जाएगी। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर यहाँ अभिलंब देखा जाए तो हम बता चुके हैं कि अगर आतन बिंदु जहाँ हो उसको केंद्र से मिला दो, जब केंद्र से मिलाएंगे जो प्राप्त होगा उसे अभिलंब कहेंगे। तो जब हम इसको केंद्र से मिलाए तो इसका अभिलंब ये हुआ। इस किरण को जाना चाहिए था इधर, लेकिन जो अभिलंब ये हुआ तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से जाते हुए इस बिंदु पर मिल रही है। ये किरण इधर गई है तो यहाँ पर दोनों मिलती हैं, जहां पर दोनों अपवर्तित किरण मिलती हैं वहीं पर उसका बनता है प्रतिबिंब। तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब आई। देखो आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा हुआ अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को आर से लिख दिए हैं। इस कोण को अल्फा बना दे, इसको बीटा बना दे, इसको हम गामा बना दे। अब हम जानते हैं अतः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर n2 1 का मतलब 2 का मतलब जिस माध्यम में जा रहे हैं, 1 पहले माध्यम से आ रहे हैं, जिस माध्यम से जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक बटे जिस माध्यम से जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक, दूसरे में जा रहे हैं पहले के कारण। तो ये हुआ। देखो इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे, n2 साइन आई n1 साइन आर, n2 साइन आई साइन आई। देखो हम बता चुके यदि थीटा छोटा है तो साइन आई ही किसके बराबर हो जाएगा, आई, मतलब साइन थीटा ही थीटा के बराबर होता है। तो साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से आई का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आई लगाएंगे तो लंब कण आएगा, लंब कण से मतलब नहीं तो इसको अल्फा बीटा में बदलेंगे। तो वह बात बता चुके कि जैसे एक त्रिभुज ये इस प्रकार बन रहा है तो बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आई बन रहा है कि नहीं, तो ये आई, तो इसके लिए अंदर ये अल्फा और बीटा हुआ, अल्फा और बीटा हुआ। तो जो ये हमारा अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा के योग के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर ये वाला लेंगे आर के लिए तो बीटा बाहर है, गामा और आर अंदर है, तो बीटा गामा प्लस आर हो जाएगा। हम इनका मान आई का मान अल्फा प्लस बीटा मान रखें, आर का मान बीटा माइनस गामा हुआ, उनका मान रख दे बीटा माइनस गामा। इनका n2 गुणा अल्फा किए, n2 गुणा बीटा किए तो n1 n2 अल्फा n2 बीटा, n1 का गुणा बीटा से किए तो n1 बीटा n1 गामा हो गया। तो यहाँ अल्फा को हम tan अल्फा ले सकते हैं, बीटा को tan बीटा ले सकते हैं, चूंकि थीटा क्या है छोटा, तो हम बता ही चुके हैं कि tan अल्फा को ये हो गया, गामा को tan गामा ले सकते हैं। अब हम tan अल्फा बीटा का मान निकालें। जब यहाँ से tan अल्फा निकाल रहे थे तो देखो अल्फा ये बन रहा है, तो इसके लिए ये त्रिभुज बनाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमारा mn हुआ, आधार हुआ हमारा OM, तो आधार क्या लिख दें OM। अब बीटा जब निकाल रहे हैं तो त्रिभुज ये बन गया हमारा समकोण, इसके लिए भी लंब ये हुआ लेकिन आधार ये हुआ, तो आधार देखो कितना लिखवा दिए हम CM। tan गामा को हम क्या कह दिए tan गामा, यहाँ से इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, चूंकि हमें पता है tan थीटा और लंब बटे आधार होता है। इनका मान रखा, देखो mn सब जगह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आया OM, यहाँ आया CM, यहाँ CM, यहाँ MI। तो हम एक बात जानते हैं कि जो M होता है वो P के बहुत ही नज़दीक होता है, P के बहुत ही नज़दीक होता है, इसलिए हम जैसे OM को OP लिख सकते हैं, CM को CP लिख सकते हैं, क्योंकि M वाले बिंदु को P वाला बिंदु लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ में OP, CP, CP और PI का मान निकालना था। O से P, P क्या है ध्रुव, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हम U से लिखते हैं, वस्तु के बीच की दूरी U के। हम बता चुके हैं इधर वाली दूरियों को माइनस, इधर वाली दूरियों को प्लस में लिखते हैं, दाहिने वाले तरफ के प्लस को इधर वाले को माइनस में। CP, ये C हुआ केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वो R होता है, वक्रता त्रिज्या को R से लेते हो R लिख दिए। P हुआ ये I बिंब हुआ, तो ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को हम V से लिखते हैं, ये लिख दिए।
ओपी का मान यू था, सीपी का मान ये था, इसका मान ये था, इसका मान ये था। हम जानते हैं आर आर वाला एक तरफ कर ले चूंकि वो अच्छा लगेगा। ये आर वाला प्लस में था, उधर गया कैसा हो गया माइनस में, ये माइनस में इधर आया हो गया प्लस में, ये माइनस में था तो ऐसे लिख दिए। इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि आर का मान हुआ तो ये हुआ इसका अपवर्तन, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आशा होगी आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र, इसके बाद हम लेंस मेकर के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।